Hello everyone. In today's class, I am going to cover the amendments of ILGL paper, that is Industrial Labor and General Law paper of Executive Program Old Syllabus for June 2020 exam. Amendments of ILJ paper, which is of Executive Program Old Syllabus for June 2020 एग्जाम. जो जून 2020 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए ILGL पेपर में जो चेंजेज हैं, अमेंडमेंट्स हैं, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टूडेज क्लास. ये अमेंडमेंट मैं बता रहा हूँ ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019. इस पीरियड में इस पेपर के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुए हैं विच आर रेलेवेंट फॉर जून 2020 एग्जाम, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टूडेज क्लास. 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019, इस पीरियड में 6 महीने के पीरियड में जो चेंजेज हुए हैं इन द टॉपिक्स ऑफ ILGL पेपर, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टूडेज लेक्चर. और जो 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो आपके जून 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं एज पर द ICSI गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, कि 6 महीने पहले तक के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं. इसलिए जो आपके 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम. इसलिए जहाँ तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं, दैट इज 31 दिसंबर 2019, वहाँ तक के अमेंडमेंट मैं कवर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019, रेलिवेंट एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम इन ILGL पेपर. इसमें पहला अमेंडमेंट देखिए, एक आपको चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर का नाम है ESI एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. इस एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर पेज नंबर 74 पे, ऑन पेज नंबर 74 एक टॉपिक है कंट्रीब्यूशन टू ESIC फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फंड, एक टॉपिक है ऑन पेज नंबर 74. इसमें एक चेंज आ गया. क्या? जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, पहले ये हुआ करता था 1.75%, अब उसकी जगह हो गया 0.75%. मतलब पहले 1.75% था, अब उसकी जगह क्या हो गया 0.7. मतलब नया ये हो गया, ये मैं टिक कर रहा हूँ, और ये जो पहले वाला है वो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये अमेंड हो गया है. इसे कह सकते हैं देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 1% माइनस 1%. मतलब वाले एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ESIC फंड 1.75% हुआ करता था, नाउ इट इज 0.75%. मीन्स 1% घट गया, 1% घट गया 1.75 से 0.75. मैंने टिक लगा दिया, ये अब है, ये अब नहीं है, ये वाली चीज़ अब खत्म हो गई, उसकी जगह 0.75% हो गया. ऐसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पहले ही हुआ करता था 4.75%, नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 3.25%.
कितना घट गया 3.25%। इट मीन्स रिडक्शन ऑफ 1.5%, 1.5% घट गया है। इसका अब नया क्या हो गया, ये हो गया है, इट इज़ देयर, पुराना ये खत्म हो गया है, एंड देयर इज रिडक्शन ऑफ 1.5% घट गया है। 1.5 घट गया मतलब -4.75 -1.5, 3.25 इज द न्यू रेट। इट मीन पहले जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ईएसआई फंड, ईएसआईसी फंड जो हुआ करते थे, इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पहले 1.75% होता, उसकी जगह क्या हो गया 0.75% हो गया, 1% कम हो गया। इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो पहले 4.75% हुआ करता था, अब वो कितना हो गया 3.25%। इट मीन्स इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 1% कम हो गया, 1.57% से 0.75 हो गया इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वर्कर्स कंट्रीब्यूशन। और इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 4.75 से 3.25 हो गया है, मतलब 1.5% घट गया, 1.5% घट गया इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, चैप्टर नंबर 7 ऑन पेज नंबर 74, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआईसी फंड। जो दूसरा अमेंडमेंट है आईएलजीएल पेपर में, द सेकेंड अमेंडमेंट इन द आईएलजीएल पेपर इज इन द चैप्टर नंबर 24, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एंड टोटल दो ही जगह, दो ही टॉपिक्स के अंदर अमेंडमेंट है पूरा आईएलजीएल पेपर में। एक आपका ईएसआई एक्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिर्फ दो ही टॉपिक्स के अंदर अमेंडमेंट्स हैं फॉर जून 2020 एग्जाम इन आईएलजीएल पेपर, ये देखिए क्या एक आपका ईबीसीएल के अंदर चैप्टर नंबर 17 है, and that is name of chapter specific relief act 1963। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा, ये सेम अमेंडमेंट्स एक जगह और अप्लाई होंगे। एक तो ईबीसीएल का पेपर हो गया, इसके अलावा ये ईबीसीएल का तो ये तो न्यू सिलेबस का पेपर है। एक सिमिलरली the same amendments will also applicable in ILGL paper, Industrial Labor and General Law paper of old syllabus, and वहाँ पे चैप्टर है चैप्टर नंबर 24। क्या चैप्टर? चैप्टर नंबर 24। एंड वो चैप्टर नंबर 24 ILGL, उसका भी नाम सेम है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मतलब बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, और क्योंकि ये टॉपिक दो जगह कवर्ड है, ओल्ड सिलेबस में कहाँ कवर्ड है, आईएलजीएल में चैप्टर नंबर 24, और न्यू सिलेबस में कहाँ कवर्ड है, ईबीसीएल में इन चैप्टर नंबर 17। तो मैं अमेंडमेंट बता रहा हूँ, लेकिन दोनों पेपर के लिए रेलिवेंट है सेम अमेंडमेंट, ठीक है, इन द टॉपिक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एंड जो कि चैप्टर 17 है ईबीसीएल में, चैप्टर 24 है आईएलजीएल में, आईएलजीएल ऑफ ओल्ड सिलेबस, ईबीसीएल ऑफ द न्यू सिलेबस। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या अमेंडमेंट्स हैं इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पहला अमेंडमेंट देखिए आपको, जो आपकी उस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, एक टॉपिक है उसके अंदर दे रखा है, प्रिंसिपल्स अपॉन विच स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड। प्रिंसिपल्स अपॉन विच स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड, जिसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक ओमिट हो गया, ये पूरा हटा दें, इसमें अमेंडमेंट का पूरा टॉपिक ओमिट हो गया, मतलब टॉपिक ही नहीं पढ़ना है। प्रिंसिपल्स अपॉन, फर्स्ट पेज पे, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मिलेगा, प्रिंसिपल्स अपॉन विच स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, पूरा टॉपिक ही ओमिट हो गया, मतलब इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही नहीं है। नंबर 2, एक आपको टॉपिक वहां पे आपका
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेस ये मेन टॉपिक है। इस मेन टॉपिक है, दिस इज मेन टॉपिक। इस मेन टॉपिक के 4 सब टॉपिक हैं। तो जो पहला सब टॉपिक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेन टॉपिक है, जो पहला सब टॉपिक है वो पूरा चेंज, पूरा नया पढ़ना है। वो क्या है देखिए, पहला सब टॉपिक जो है कॉन्ट्रैक्ट्स विच शैल बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। Contracts which shall be specifically enforced, specific performance। पहले इसी टॉपिक में शैल की जगह मे था, अब वो शैल हो गया। ये मेन टॉपिक स्पेसिफिक, इसमें मेन टॉपिक में पहला सब टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट्स विच मे भी पहले था, अब हो गया विच शैल बी स्पेसिफिक, और ये पूरा सब टॉपिक चेंज हो गया है। वो क्या है देखिए, पूरा का पूरा नया सेट टॉपिक क्या है। इस हम 3 सेक्शन 10, 11 एंड 12 पढ़ेंगे। सेक्शन 10 इस सब टॉपिक इन द कॉन्ट्रैक्ट विच शैल बी एनफोर्स्ड। सेक्शन 10, 11 एंड 12। सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 प्रोवाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced by the court subject to the provisions contained in section 11 subsection 2, section 14 and section 16। मतलब एक जनरल सी बात कह दी, एक कोर्ट के सामने एक कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस आएगा तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएगा, बट साथ में ये ध्यान रखेगा इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है? विदाउट वायलेटिंग दिस सेक्शंस, कीपिंग इन माइंड द प्रोविजन दिस सेक्शन, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएगा, पर शैल बी इन्फोर्स। अच्छा, एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल चेंज हो गया। पहले हम बोलते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में डिपेंड करता है, मे याद है, लेकिन हम चीज़ें इसलिए वो मे की जगह शैल आ गया। अगर कुछ कंडीशन में कोर्ट करेगा इन्फोर्स। हाँ, कुछ केसेस कोर्ट छोड़ के, जैसे इस सेक्शन के प्रोविजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दीज 3 सेक्शन, मतलब इनको वायलेट, बिना वायलेट किए हुए कोर्ट शैल ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 11 क्या बोलता है देखिए, अब सेक्शन 11 बोलता है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट except as otherwise provided in this act, specific performance of contract shall be enforced when the act agreed to be done in the performance of a trust। देखिए मतलब ये सिमिलर प्रोविजन पहले भी सेम था। मान लो ए बी को ऑफर करता है कि आप मेरी इस प्रॉपर्टी के ट्रस्टी बन जाओ, तो अब बी की चॉइस है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन वो चॉइस है। लेकिन आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया और ट्रस्टी बन गए, तो ये बोलते हैं ए इज द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, बी इज द ट्रस्टी। Let's say trust has been created for the benefit of some person C, let's say C is the beneficiary। ट्रस्ट क्रिएट होती है बिटवीन ऑथर एंड द ट्रस्टी, लेकिन किसी और के बेनिफिट के लिए, दैट इज बेनिफिशियरी, let's say C is the beneficiary। इसके लिए आपने ट्रस्ट क्रिएट कर दी। मान लिया आपने इसके लिए ट्रस्ट क्रिएट कर दी। अब ए ने बी को ऑफर किया आप ट्रस्टी बन जाओ, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बी डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं करता, आई विल नॉट एक्ट ट्रस्टी। अगर ये करेगा इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए चाहे तो कोर्ट में बी के अगेंस्ट जा सकता है कि साहब बी शुड बी ऑर्डर्ड फॉर स्पेसिफिक, ही हैज टू एक्ट एज ए ट्रस्टी, स्पेसिफिकली ही विल हैव टू डू द सेम थिंग एज ही एग्रीड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जब ए ने बी को ऑफर दिया तो बी ने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। तो बी को वही सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट अगर कहीं लॉ में मना, इसी एक्ट में मना कर रखा है, अभी आगे आएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड when the act agreed to be done in the nature of trust। मतलब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, मतलब उसको ट्रस्टी बनने के लिए कंपेल किया जाता है अगर उसने ऑलरेडी ट्रस्टी बनने के लिए एग्री कर रखा था। फिर लिखा हाउएवर एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, ऊपर भी पॉइंट आ रहा था सेक्शन 10 में, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेस। मतलब क्या मतलब हुआ, ए बी को ट्रस्टी, एक बार ट्रस्टी बनने के लिए बी ने एग्री कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बी मना कर रहा है, ए कोर्ट में जाके बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कंपेल कर सकता है। लेकिन बी ने मान लिया किसी एक्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ट्रस्ट प्रॉपर्टी,
और ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन एक्सेस ऑफ इज पावर्स, जो इसकी पावर्स को एक्सीड करके, या इन ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन वो ट्रस्टी बनाई तो उसको वायलेशन करते हुए या अपनी पावर, तो देखा जाए ये तो कॉन्ट्रैक्ट बी ने अपनी गलती, अपनी देखा जाए अपनी पावर्स को एक्सीड, अब वो इन्फोर्स करना था, मान ली एक्स बी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, एक्स वांट्स टू गो टू द कोर्ट अगेंस्ट बी, कोर्ट मना कर देगा क्योंकि यहाँ ट्रस्टी ने अपनी पावर को एक्सीड करी, तो एक्स यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बी के अगेंस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, कैन एक्स मेक बी पर्सनली लायबल? यस। व्हाई डिड यू एक्सीड योर पावर्स? व्हाई डिड यू मेड अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट? तो जो भी एक्स जो करना पर्सनली बी के अगेंस्ट कर सकता है, बट वो कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी के अगेंस्ट नहीं करवा पाएगा, बिकॉज बी ने आपको एक पावर को एक्सीड करके या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पावर्स को एक्सीड करके या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड करके ट्रांजेक्शन की, ये वाली ट्रांजेक्शन, यहाँ एक्स बी के अगेंस्ट कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। यही सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में दे रखा है, मतलब यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। ए बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है अगर ये ट्रस्ट बनने से मना करे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ट्रस्टी को नहीं कर सकता। अगर ट्रस्टी ने ऐसे ट्रांजेक्शन थर्ड पार्टी के साथ की थी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स एज ट्रस्टी या इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब अभी सेक्शन 10 में भी क्या आया था, एक कोर्ट के सामने कभी भी कोई आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस आता है तो कोर्ट से इन्फोर्स करेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 11(2). अब आगे ना इसको वायलेशन करते हुए नहीं, इसका मतलब क्या है, इस केस में वो नहीं करेगा, इस केस में नहीं करेगा, बिकॉज 11(2) बोला सब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता, या ना सब्जेक्ट टू प्रोविजन 11(2), सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 16, तो 11(2) में दे रखा है यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया सो दैट उस केस में कोर्ट भी नहीं करेगा अगर ऐसा केस कोर्ट के सामने आता है। तीसरा टॉपिक जो इस सब टॉपिक में सेक्शन नंबर 12, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक एज इट इज जैसे पहले था, इसका था हमारा जो मेन टॉपिक था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, उस मेन टॉपिक में हमारा पहला सब टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट्स विच शैल बी स्पेसिफिक इन्फोर्स। इसके अंदर तीन चीजें सेक्शन 10, 11, 12। 10 एकदम नया हो गया, मैंने पढ़ा दिया। 11 एकदम नया हो गया, वो मैंने पढ़ा दिया। 12 जो है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके बुक में नोट्स में दे रहा हूँ, लेकिन आपके बुक में जैसे पहले से सेम प्रोविजन है, पढ़ते हो ना, नॉर्मली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता, नहीं, उससे 3 एक्सेप्शन है। पहला कौन सा है, अगर जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता वो बहुत स्मॉल पार्ट है, उसके बदले में आप कंपल्सरी ले लीजिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है उससे आप करवा लीजिए। दूसरा एक्सेप्शन था, अगर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता वो बड़ा पार्ट है, तो उस केस में आप जो पार्ट हो सकता है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, लेकिन उस केस में जो पार्ट नहीं हो सकता उसके रेस्पेक्ट में आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ना आपको कंपनसेशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो राइट आपको छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा है, अगर दो पार्ट जो हैं जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है और जिसका नहीं हो सकता वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट पार्ट है, तो जिसका हो सकता है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा लीजिए। 3 एक्सेप्शन थे, अदरवाइज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12 के हिसाब से जनरल रूल के साथ अलाउड नहीं है। 3 एक्सेप्शन थे, वो सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले था एज इट इज है। नाउ इसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये तो हो गया आपका इस टॉपिक के अंदर 3 सेक्शन 10, 11, 12। 10, 11 एकदम नए हो गए और 12 एज इट इज है, ठीक है। अब आपका जो दूसरा सब टॉपिक था, ये तो पहला सब टॉपिक हो गया, दूसरा सब टॉपिक वो भी पूरा नया हो गया। देखिए सेकेंड सब टॉपिक अंडर विच टॉपिक, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पूरा नया हो गया। कॉन्ट्रैक्ट्स which cannot be specifically enforced, contracts which cannot be specifically enforced, मतलब स्पेसिफिक इन्फोर्स हो ही नहीं सकते। ये भी पूरा टॉपिक, ये हेडिंग आपको याद होगा अपनी बुक वगैरह में ऑलरेडी है, ये पूरे का पूरा टॉपिक सब टॉपिक आपको नया हो गया, मतलब पुराना हटा के उसके लिए नया पढ़ना है। मतलब इसका मतलब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो टॉपिक है उसके 4 जो सब टॉपिक हैं, 3rd और 4th सब टॉपिक एज इट इज है, 1st 2nd पूरे नए हो गए। 1st मैंने पढ़ा दिया, उसके अंदर 3 सेक्शन 10, 11, 12, 10, 11 नया हो गया, 12 एज इट इज है, मैंने लिख दिया उसके अंदर, और ये 2nd सब टॉपिक भी पूरा चेंज हो गया। इसके अंदर पहले सेक्शन 14 क्या बोलता है, देखिए आपको पहला सेक्शन 14, एज पर सेक्शन 14 फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिक इन्फोर्स। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं हो सकते? 1 A, where party to the contract obtained a substituted performance contract in accordance with the provision section 20। एक कंसेप्ट होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये भी आएगा,
सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है मैं समझाता हूं। अभी नीचे दे भी रखा है सेक्शन 20, इसी में आपको दे रखा है, बट वही मैं बताता हूं। मान लिया ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, बी इज अ ब्रीचिंग पार्टी, हु इज द एग्रीड पार्टी, ए। सेक्शन 20 बोलता है ऐसी सिचुएशन में ए चाहे तो जो बी ने काम करना था, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इसका प्रॉमिस था, जो भी इसके पार्ट पे परफॉर्मेंस था, वो किसी सी की मदद से, किसी थर्ड पार्टी की मदद से पूरे करवा सकता है। जैसे मान लीजिए ए ने कोई मकान बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसने नहीं बनाया, अधूरा छोड़ दिया, तो रिमेनिंग जो पूरा कंप्लीट कैसे कर ले, सी से। वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या ए अपने लेवल पे खुद ही कराए, अपनी एजेंसी मतलब अपने बंदों से करवाए, या किसी थर्ड पार्टी से। तो कह सकते हैं जो काम बी ने करना था, अब वो बी की जगह कौन करा, सी करा, लेकिन ये अरेंजमेंट सी ए ने खुद किया है। तो कह सकते हैं ए हैज गॉट अ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्म का मतलब क्या है, जो बी ने परफॉर्मेंस टुवर्ड्स ए करनी थी उसकी जगह ए को परफॉर्मेंस मिली है, बट किससे मिली, सी से। तो उसको सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। लेकिन लो बोलता उस केस में जिससे आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाई है, क्या खर्चा लगा हुआ, एक्सपेंसेस लगे होंगे, उसको जो आपने पे किया वो सारा आप किससे रिकवर कर सकते हैं, फ्रॉम द पर्सन हु मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए ने रिमेनिंग काम सी से करवा लिया, तो जो भी खर्चा लगा, जो भी एक्सपेंसेस कॉस्ट लगी, जो भी अपन सी को पे किया, वो सारा ए किससे रिकवर कर सकता है, बी से रिकवर कर सकता है, एंड बिकॉज बी हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इसका मतलब ये सेक्शन 20 बोलता है ऐसे आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा सकते हैं। इसका था अगर ए सेम केस मान ली ए और बी के में कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने ब्रीच कर दिया, सी ने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली और उसका जो खर्चा लगा बी से रिकवर कर लिया। तो अब क्या ए बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक, सॉरी, क्या अब ए बी के अगेंस्ट क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको रेमेडी मिल चुकी है। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, मतलब ए बी में कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बी, a contract the performance which involves the performance of continuous duty which the court cannot supervise। मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां कोर्ट को लगता है कि हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर पास कर दिया, तो जिस बंदे के अगेंस्ट पास किया उससे हमें कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा वो अपना काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वो कोर्ट के लिए पॉसिबल है कि सब कंटिन्यूसली आपका एक बंदा वॉच करे कि वो बंदा अपना काम सही। तो ऐसे केस में कोर्ट बोलता है बेटर आप कंपनसेटरी रिलीफ ले लो, आप जो अफेक्टेड पार्टी है कि सब ऐसे मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें एक रेगुलर वॉच रखना पड़ेगा, मतलब अपना कोर्ट का वो ऑफिसर उसके साथ अटैच करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट कि जो ब्रीचिंग पार्टी है वो अपना काम सही ढंग से करे एज स्पेसिफिक फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कोर्ट के लिए प्रैक्टिकली फिर कितने लोगों के पीछे कोर्ट अपना ऑफिसर भेजेंगे। इस ऐसे केस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट ही नहीं करते, राजा बोलते हैं बदले में क्या ले लो, कंपनसेशन, क्या ले लो, कंपनसेशन। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टी। आप जानते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट जिसका बेसिस पर्सनल क्वालिटी ऑफ पर्सन है, जो पहले भी आप पढ़ते थे, अगर कॉन्ट्रैक्ट जिसका बेसिस क्या पर्सनल क्वालिटी ऑफ पर्सन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी स्पेसिफिकली परफॉर्म इन्फोर्स नहीं होते। इसका रीजन है पर्सनल क्वालिटी, बोलते हैं इट कम्स आउट बेस्ट व्हेन अ पर्सन डू इट वॉलंटरली। अगर कोई बंदे से जोर जबरदस्ती से हम वो काम करा रहे हैं जो उसकी पर्सनल क्वालिटी डिपेंड करता है, वो कभी भी अच्छा काम नहीं होगा, उल्टा नुकसान। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ए ने बी को प्रॉमिस किया या बी ने ए को प्रॉमिस किया दैट ही विल सिंग अ सॉन्ग फॉर ए, या उसके लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, मान ली बी को सिंगर है फेमस, अब बी मना कर दे तो ए कोर्ट में बी से जबरदस्ती गाना नहीं करवाएगा, बेसुरा गा देगा तो ए को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया कोई बी को डॉक्टर है, उसने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मैं आपकी ये सर्जरी इस दिन करूंगा, अब वो डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर दे, ब्रीच है, तो ए को कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन वो ए जबरदस्ती बी से सर्जरी नहीं करवा सकता। वाई? तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस क्या पर्सन, उसका रीजन है। ऐसे केस में अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर पास कर दिया, उल्टा नुकसान हो सकता है टू द अफेक्टेड पार्टी, कि सामने वाला गलत तरीके परफॉर्म कर देगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कोर्ट कभी भी पास नहीं करता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इस एक पैराग्राफ के फॉर्म में सेम जैसे आपके पहले से भी आपके नोट्स बुक्स में है। लाइक एक किसी के साथ एग्री करता है टू मैरी और उसको जॉब पे रखने के लिए, या किसी तरह की सब पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर पास नहीं होता। लास्ट केस, एक ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नया कंसेप्ट है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 20, तो ये आप मैंने बता दिया क्या थी, और सेक्शन 20 नीचे डिस्कस भी किया हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट विच इज नेचर डिटरमाइनेबल, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नेचर क्या है, वो डिटरमाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट है।
डिटरमाइनेबल का मतलब होता है टर्मिनेबल, जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है। एक चलिए मान ली ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों के पास ये राइट है कभी भी चाहे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो किसी एक पार्टी ने अगर टर्मिनेट कर दिया तो ब्रीच कहाँ हुआ? ये तो अधिकार था, तो देयर इज नो ब्रीच, तो इसमें तो कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। स्पेसिफिक लीव तो छोड़िए, स्पेसिफिक फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इवन कंपल्सरी लीव भी नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज इट्स अ डिटरमाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसका नेचर ही डिटरमाइनेबल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच का मतलब ही नहीं है, वहाँ ब्रीच ही नहीं होता, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रेमेडी, ना कंपल्सरी लीव मिलेगा ना स्पेसिफिक लीव मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पार्टनरशिप एट विल। आप सबने सुना होगा पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है? पार्टनर्स की मर्जी हो तो जब तक पार्टनरशिप चलाएं और जब चाहें तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। उसमें कोई ये नहीं खत्म करेंगे तो हम वो ब्रीच कर रहे हैं, बिकॉज ये अलाउड है, बिकॉज वो डिटरमाइन। तो कहते हैं वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिटरमाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एट विल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्रीच ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रेमेडी। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट जो रेमेडी होती है वो तो छोड़िए, कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज इट्स नॉट अ केस ऑफ ब्रीच, इट्स नॉट अ केस ऑफ ब्रीच। ये सेक्शन मेनली जो है, ये टॉपिक हमने बोला था नया पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्स। इसमें मेनली सेक्शन 14 ने 4 सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, एक कब कब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फोर्स कोर्ट नहीं करेगा। उसमें पहला वाला जो केस है, अगर एग्रीड पार्टी को सब्स्टिट्यूट परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल गई एज पर सेक्शन 20, इसी बात को नीचे एक्सप्लेन किया और सेक्शन 20 को जो मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया। एंड विद दिस ये भी आपका मैंने अमेंडमेंट पूरा यही है, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिक इन्फोर्स। तो ये मैंने सारा कुछ अपडेट करा दिया है। तो देखा जाए जो अमेंडमेंट्स मैंने कराई ईबीसीएल के अंदर 3 अमेंडमेंट्स, एक आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो पूरा का पूरा क्या हो गया है? नया हो गया है, ठीक है। इंटायर चैप्टर है बिकम न्यू चैप्टर, ठीक है। दूसरा आपका स्पेसिफिक लीव एक्ट 1963, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के जो पहले दो सब टॉपिक है वो चेंज हो गया आपके, ठीक है। और तीसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिसऑनर ऑफ चेक के अंदर आपके 2 सब टॉपिक ऐड हो गए, सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148। तो ये आपके चेंजेस हैं इन द ईबीसीएल पेपर। उसमें जो पहला था एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, वो ईबीसीएल के अलावा मैंने बताया कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ के पेपर में भी रिलेवेंट है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस दोनों पेपर रिलेवेंट है, और एज वेल कॉर्पोरेट फंडिंग अगेन प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस चैप्टर 9 वहाँ पे वो भी रिलेवेंट है। फिर मैंने आपको पढ़ा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर चेंजेस, वो सिर्फ ईबीसीएल के लिए है, सिर्फ ईबीसीएल। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक लीव एक्ट 1963 के अंदर जो चेंजेस मैंने बताए, द रिलेवेंट फॉर 2 पेपर्स, वन ईबीसीएल ऑफ न्यू सिलेबस एंड आईएलजीएल इंडस्ट्रियल लेबर जनरल लॉ ऑफ द ओल्ड सिलेबस। इधर ओके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमने सारे अमेंडमेंट मैंने अपडेट करा दिए, ठीक है। एंड ईबीसीएल और साथ में अदर पेपर्स में कहाँ कहाँ रिलेवेंट है वही मैंने बता दिया। थैंक यू।